आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, रेडियो सबरंग के इस एपिसोड के साथ मैं हूं स्वाति चौहान। लोग कहते हैं कि लेखक लेखिका अपनी बात बेहद खूबसूरती से अपनी कलम के जरिए हम तक पहुंचा देते हैं, मगर ये सब इतना आसान भी नहीं होता। उसमें भी एक बायोलॉजी टीचर अगर साहित्य के क्षेत्र में आ जाए तो सोचिए कैसा अनुभव होगा। ऐसी ही एक लेखिका मीना जैन जी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रेडियो सबरंग के आधार सम्मान विजेताओं की विशेष सीरीज में। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं लेखिका मीना जैन जी से मिलवाने जा रही हूं। मीना जैन जी केंद्रीय विद्यालय संगठन में दीर्घ समय तक जीव विज्ञान शिक्षिका पद पर सेवारत थी और स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त कर शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों, ललित कलाओं व हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य में संलग्न हैं। हाल ही में इन्हें अपने कार्य के लिए रेडियो सबरंग द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे मीना जी कि आपने शिक्षिका से लेखिका तक का सफ़र कैसे तय किया? धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। मैंने बाल्यकाल से ही मेरी हिंदी भाषा में रुचि थी और मैं लिखती थी, लेकिन कभी प्रकाशित नहीं हुआ, केवल विद्यालय की पत्रिकाओं में ही प्रकाशित होता था। लेकिन जब मैं नौकरी में आई तो मुझे बहुत से अवसर मिले और केंद्रीय विद्यालय की पत्रिकाओं में प्रकाशन होता रहा, जिससे मैं प्रोत्साहित होती रही। और इसके बाद अचानक मुझे स्वैच्छिक अवकाश जब लेना पड़ा तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस प्रतिभा को, मैं अपनी इस हॉबी को अपना समय गुजारने का ज़रिया बना लूं। और मैंने पूरे मन से लिखना शुरू किया, प्रकाशित होता रहा और मैं आगे बढ़ती रही। मीना जी, कई बार महिला होने के नाते हमें अपनी ख्वाहिशें से समझौता करना पड़ जाता है, प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अब तक के सफ़र में? बहुत सुंदर प्रश्न बनाकर लाई हैं। महिला होने के नाते हम सभी के सामने इस प्रकार की चुनौतियां आई हैं और मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। मेरे पति का कोलकाता से चेन्नई ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ और मेरे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा था। कभी मैं छुट्टी लेती, कभी मैं कोलकाता में रहती, कभी मैं चेन्नई में रहती, और तब मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा कि मैं अपनी नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश ले लूँ, जिसके अतिरिक्त और कोई मेरे सामने विकल्प नहीं था। लेकिन मुझे लेखन कार्य ने बहुत संभाला और मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि समय काटने की समस्या कैसी है अथवा नौकरी छोड़ने के बाद मैं क्या करूं, ये मेरे सामने कभी दिक्कत नहीं आई। मासिक संगोष्ठी आप करती रहती हैं, इसका ख्याल कब और कैसे आया आपके जहन में? मैंने बताया आपको, जब मैंने स्वैच्छिक अवकाश लेकर चेन्नई में मैं थी और क्योंकि मुझे हिंदी में लेखन में रुचि थी, तो मैंने वहाँ हिंदी प्रचार सभा से जुड़कर लेखन का कार्य शुरू किया। तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि आप अच्छा लिखती हैं, आप हिंदी में एमए कर लीजिए और अपने कार्य को और सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकती हैं। तो मैंने वहाँ पौंडीचेरी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ वर्ष मैंने हिंदी का अध्यापन भी किया चेन्नई में। और फिर मेरे पति का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और फिर मुझे वह नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मैं दिल्ली चली आई और दिल्ली आने के बाद मैं डॉक्टर हेम भटनागर, जो कि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, उनसे मिलना हुआ और उनकी मासिक सभाएं, संगोष्ठियां संस्कार के नाम से होती थी और उन्होंने मेरी प्रतिभा का अंकन कर मुझे उपाध्यक्ष बनाया संस्कार का। और फिर बस हमारी टीम काम करती रही और हर माह एक नए विषय पर चर्चा करते रहे, लिखते रहे। फिर मैं गाज़ियाबाद जब चली आई तो मुझे यहाँ पर संस्कार वैभव अपनी शाखा समिति खोलने का विचार आया, क्योंकि मेरे लिए दिल्ली जाना भी असंभव सा हो रहा था। और मैंने यहाँ पर संगोष्ठियाँ आयोजित की, प्रति माह एक विषय दिया, गृहिणियों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ जनों को जोड़ा और बड़े आनंद से हिंदी का पठन पाठन लेखन कार्य हम करते रहे।
मैं जहाँ नज़र दौड़ा रही हूँ आपके पुरस्कार ही चारों बगल मुझे दिख रहे हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। आपको किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया है, संक्षेप में मुझे बताएं प्लीज़। अपने पुरस्कारों की बात स्वयं करना ये तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपके प्रश्न की आशा है तो मैं कुछ पुरस्कारों के नाम मैं लेती हूँ। 2004 में काव्य किरण सम्मान जो कि संगम कला परिषद मध्य प्रदेश द्वारा मुझे मिला था। फिर संगच्छदम हिंदी सम्मान 2006 में पूर्वी दिल्ली साहित्यिक संस्था संस्कार द्वारा दिया गया था। संगच्छदम का अर्थ हेम दीदी ने बताया था, सबको साथ लेकर चलना। तो हम सभी साथ चल रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। द डू गुड कपिल के रूप में मेरे और मेरे पति का इंटरव्यू एनसीआर पल्स पत्र में प्रकाशित हुआ था 2007 में। फिर मुझे हिंदी साहित्य सम्मेलन में महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2014 में और 2018 में सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान और 2021 में कबीर सम्मान प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान लायंस क्लब द्वारा 2017-18। तो जो भी हम करते हैं प्रोत्साहन के रूप में, हमें ये सम्मान भी छोटी छोटी खुशियाँ देकर जाते हैं। इस समय आप क्या लिख रही हैं? इस समय मासिक संगोष्ठियों पर दिए गए विषयों के अतिरिक्त मेरा लेखन कबीर काव्य पर केंद्रित है। पारक प्रकाश पत्रिका में अध्यात्म से संबंधित मैं कबीर साहित्य पढ़ रही हूँ और उसी पर आधारित मेरा लेखन भी केंद्रित है। आप कभी पारक प्रकाश पत्रिका में मेरी कविताएं व लेख पढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जैन जी। मीना जैन जी का लेखन इसी तरह चलता रहे और हम सबको प्रेरित करता रहे, यही हम सबकी कामना है। और आज की हमारी दूसरी मेहमान है एक सुरीली गायिका भावना अवस्थी जी। उन्हें भी रेडियो सबरंग के आधार सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अनीता लोहानी। मनुष्य के जीवन में संगीत का बहुत ही महत्व होता है। हर तरफ संगीत है, चिड़ियों के चहचहाने में, कोयल की कूक में और हवा के झोंकों से पत्तों के खनकने में। तो आज आप सब लोगों को एक म्यूज़िकल जर्नी पर ले जाना चाहती हूँ। तो आइए मिलवाती हूँ मैं भावना अवस्थी से। भावना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का आगाज़ आपकी सुरीली आवाज़ से करना चाहेंगे। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीली आवाज़ आपकी। भावना, गायकी के क्षेत्र में आप किस उम्र में आई? बचपन से ही गाती हूँ। 4 साल की उम्र से तो मुझे याद है कि मेरे घर में मेरे भैया उनके किसी फ्रेंड से एक वो टेप रिकॉर्डर लेके आए हुए थे। उसमें गाने बजते थे। उसमें चंद्राणी मुखर्जी का एक गाना बजता था, मेरे महबूब शायद आज कुछ नाराज़। जी बिल्कुल। मेरे महबूब शायद आज कुछ नाराज़ है मुझसे, मैं कितनी पास हूँ फिर भी, मैं कितने पास हूँ फिर भी वो कितनी दूर है मुझसे, मेरी महबूब। इस गाने का मतलब नहीं समझती थी मैं, लेकिन मैंने रट लिया था एक तरह से और मैं खूब गाती थी इसको। तब मम्मी से पता चला था कि ये चंद्राणी मुखर्जी ने गाया है। और बचपन से लोग मतलब जो साथ के थे वो आ गई तुम्हारे घर में लता मंगेशकर। आपकी संगीत में सफ़र में कोई ऐसी यादें जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे? ज़्यादातर मेरी यादें मम्मी पापा के आसपास से ही जुड़ी हुई हैं। रामलीला होती है कुमाऊँ में, आपको मालूम होगा, और मेरा बर्थ प्लेस रानीखेत है, तो वहाँ रामलीला का स्टेज लगा हुआ था और उस पर अपना नाम खुद ही दे के आई थी मैं कि मैं वहाँ डांस करूँगी। घर आई, खुद ही तैयार हुई क्योंकि मम्मी जॉब करती थी, घर में कोई नहीं था, और जा कर के मैंने गाना भी खुद गाया और डांस भी खुद किया, जिसके लिए मुझे उस टाइम पर 100 रुपीज़ का किसी ने अपनी तरफ से रिवॉर्ड दिया था। और इसके आगे के सफ़र के बारे में आप थोड़ा बताइए।
उसके बाद स्कूलिंग के टाइम पे स्कूल में जितने फंक्शंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद फिर स्कूल लेवल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। फिर कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में तो मुझे जाना ही जाता था कि गाती हूँ। तो जितने भी इनॉग्रेशंस होते थे किसी डिपार्टमेंट के तो वहाँ पहला गाना मेरा ही होता था। फिर आकाशवाणी का सफ़र शुरू हुआ जहाँ मैंने ऑडिशन दिया और पास किया और मैं बी श्रेणी की एक सिंगर वहाँ पे बनी लाइट म्यूज़िक के लिए, और वो भी 5 साल के लिए उनका ऑडिशन होता है। तो तब तक मैं वहाँ थी। फिर शादी के बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद फिर थोड़ा सा चेंजेस आए कि यहाँ के लगा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ पहचान नहीं होने की वजह से मैं आगे कुछ कर नहीं पाई। लेकिन सिंगिंग मैंने अपनी बंद नहीं की। मैंने जो सीखा था उसका मैं रियाज़ रोज़ ही करती थी। 2017 में मुझे दिल्ली के स्टेज पे आने का मौका मिला और आज की डेट में मैं दिल्ली में एक जाना हुआ नाम हूँ। लोग मुझे पहचानते हैं कि भावना अवस्थी गाती हैं दिल्ली स्टेज के लिए। तो मैं मोस्टली बॉलीवुड सिंगिंग ही करती हूँ और भजन भी गाती हूँ। कई कैसेट्स कंपनीज़ के लिए जो आज की डेट में यूट्यूब चैनल्स हैं उनके लिए मैंने कुछ गाने भी गाए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, और आगे भी ये कुछ चैनल्स के साथ अभी मेरा सफ़र जारी रहेगा और साथ में स्टेज प्रोग्राम्स तो चल ही रहे। आप किस तरह के गाने पसंद करती हैं? मेरी आइडल हैं लता मंगेशकर जी, और मैं सेमी क्लासिकल और रेट्रो म्यूज़िक बहुत पसंद करती हूँ और मोस्टली उसी को गाती भी हूँ, उसी के लिए जानी भी जाती हूँ। तो आपको मेरा अगला सवाल तो मालूम ही होगा, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं के लिए 2 लाइनें प्लीज़। जी, लता जी मेरी आइडल रही हैं शुरू से, और अभी उनके जाने पर मुझे वो ही दुख हुआ जो मुझे मेरी माँ के जाने पे हुआ। तो मैं सीखती हूँ अभी भी और कोशिश करूँगी निभाने की। तू चंदा मैं चांदनी, चांदनी चांदनी, तू चंदा मैं चांदनी, तू तरवर में शाखरी, तू बादल में बिजुरी, तू बादल में बिजुरी, तू पंछी में पाखरी। बहुत ही सुंदर। मुझे ऐसे आपकी आवाज़ सुन के ऐसे लग रहा है कि इंटरव्यू कम, मतलब आपको सुनते ही रहे बस। हाँ भावना जी, आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे? इस उम्र में फ्यूचर प्लान्स तो बोल नहीं सकती क्योंकि बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और ये मेरी सेकंड इनिंग की तरह आप ले सकते हो, क्योंकि बीच में मेरे सिंगिंग में आया है 20-25 साल का गैप, जिसमें मैंने गाना कभी बंद नहीं किया, बट स्टेज परफॉर्मेंसेस थोड़ा सा इंटरप्ट हुई थी। तो अब ये सेकंड इनिंग में मैं फिर से स्टेज पे आई हूँ। दिल्ली स्टेज में मेरे को सिंगर हैं राकेश काला जी, जो टी सीरीज़ के भी बहुत बड़े सिंगर रह चुके हैं, और उनके साथ मिलकर मैंने एक ग्रुप बनाया है नव कला भाव संगम, जिसके अंतर्गत हम कई शोज़ कर चुके हैं और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में शोज़ कर चुके हैं, जिनका काफ़ी नाम भी हुआ है। और इस तरीके से अपने शोज़ भी मैं करती हूँ और लोगों के शोज़ भी करती हूँ। साथ में फेसबुक लाइव्स करते हैं, यूट्यूब लाइव्स करते हैं, और बस सफ़र इसी तरह म्यूज़िक का आगे चलता जा रहा है, और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और गाना चाहती हूँ बस। भावना जी, रेडियो सबरंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, और आपके संगीत में सफ़र के लिए ढेरों शुभकामनाएं। रेडियो सबरंग की बहुत आभारी हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले जो आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज मेरे साथ जो बातचीत की इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों तक मेरी बात पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। गायकों की आवाज़ कैसे मिश्री की तरह घुल जाती है ना हमारे कानों में, और हमें किसी दूसरी ही दुनिया में लेकर चली जाती है। मगर फ़िलहाल वापस आइए इस दुनिया में और बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड feedback@radiosabran.in पर।
अब समय आपसे विदा लेने का, मगर हमसे जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट radiosabran.in के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर रेडियो सबरंग चैनल से। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।